हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। मैं हूं संटू अकेला और आज हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये होने वाला है पार्ट 2। चलिए स्टूडेंट, हम लोग रिकैप करते हैं पार्ट 1 के वीडियोस के बारे में। सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो पढ़ा था हम लोग। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया सेल को इन द ईयर 1665 में। उसके बाद हम लोगों ने सेल थियरी देखा, जिसमें 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आए। फर्स्ट साइंटिस्ट थे लुईन हुक, उन्होंने अपना थियरी दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकेंड आए शेजवान, उन्होंने अपना थियरी दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और थर्ड साइंटिस्ट वॉज रुडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने अपना थियरी दिया कि ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग सेल। तो जो भी नए सेल्स आते हैं वो पुराने सेल से आते हैं। ये सेल थियरी था। उसके बाद हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स देखे, जैसे कि स्मूथ सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स, स्पर्म्स, ओवियम्स। ये सब क्या हुए? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हुए ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद हम लोगों ने ऑन दी नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर देखा, जिसमें यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा है, पेरिमीशियम है और बैक्टीरिया है। मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ये पढ़ा हम लोग ने। उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक्स एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टेट्स, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं अब 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते। ठीक है, ये इस तरह से एग है। ओके ओके, ठीक है। तो एग का जो एक्सटर्नल पार्ट है उन्हें हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें? सेल मेम्ब्रेन। जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो कवरिंग है इस पूरे सेल को, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। और जो इंटरनल, जो स्टिकी पार्ट्स है, ये एग के अंदर स्टिकी पार्ट्स होते हैं ना, वाइट वाइट कलर के, है ना, जो स्टिकी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है। और जो ये येलो पार्ट्स है, एग का जो येलो पार्ट्स होता है, उसे वो क्या है? वो न्यूक्लियस है, जो कि पूरा सेल को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये था 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहले कौन सा है? न्यूक्लियस है, जो येलो पार्ट है एग का। ठीक है। उसके बाद जो स्टिकी पार्ट्स है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो एक्सटर्नल पार्ट है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये डायग्राम में भी सेम, ये एक बड़ा सेल है, उसके अंदर जो एक्सटर्नल पार्ट जो दिख रहा है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल को। और जो इंटरनल और जो स्टिकी पार्ट्स है, चिपचिपे जो पार्ट्स है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो इंटरनल पार्ट्स है जो कि पूरे इसको कंट्रोल करता है सेल को, ये वाला पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये था 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। आगे हम लोग इनके और डिटेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। इस तरह का एक बलून है। ठीक है। हम लोग ने बलून फुगाया और बलून को इस तरह से, ठीक है, बलून का एग्जाम्पल लेते हैं। ये बलून के अंदर क्या है? एयर फील्ड है। ओके, जिस तरह से सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? स्टिकी पार्ट्स होते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये एक बलून है, बलून का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल और प्लांट सेल। फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो मेम्ब्रेन बने होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। ये सेकेंड पॉइंट है, ये क्लियर है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल प्लांट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, या सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को ये करता है, डिवाइड कर देता है, सेपरेट करता है। ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और
फोर्थ पॉइंट क्या, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो ये क्या करेगा, कुछ जरूरतमंद चीज को ही अंदर एंट्री देगा या वरना नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन नेचर, ठीक है। इट इज थिन, तो ये बलून कैसा है, थिन है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिन है, जैसा कि हमारी सेल्स की भी मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है और फोल्ड भी की जा सकती है। बलून को आप पिचका भी सकते हैं ना, ये बलून को इस तरह से आप पिचका सकते हैं। तो ये इनका इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये थिन होते हैं सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल होते हैं और इजिली फोल्ड भी होते हैं। इट कैन बी ब्रोकन एंड रियूनाइटेड अगेन, इसको हम लोग वापस से ब्रोक कर सकते हैं या फोड़ सकते हैं। बलून को कैसा फोड़ देते हैं हम लोग, उस तरह से सेल को क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर करके हम लोग वापस से रीयूनाइट कर सकते हैं। तो ये है इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग वापस देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये बने किससे होते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को ये करते हैं, सेपरेट करते हैं। इनके मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिवली होते हैं, जो जरूरत चीजें उन्हें ही एंट्री दिया जाता है वरना नहीं दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग उनको सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर बोलते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत थिन स्ट्रक्चर, तो आपने देखा है कि इस तरह से ओवल शेप्स का सेल्स होते हैं, मगर जो इनका ये रहता है वो थिन रहते हैं। जो उनकी सराउंडिंग है, मेम्ब्रेन है, वो थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और फोल्ड की जा सकती है, ठीक है। इट कैन बी ब्रोकन, इनको तोड़ा भी जा सकता है और वापस से जोड़ा भी जा सकता है। तो इट कैन बी ब्रोकन एज वेल एज रियूनाइट अगेन। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। आप लोग को समझा तो आप क्लियर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग को समझ गया है, ठीक है स्टूडेंट। मूवमेंट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन यानी कि बिखराव के बारे में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, और जो आउटर पार्ट ऑफ सेल जो प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल को, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ओके। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके। तो इसी के कारण मूवमेंट होता है, बट किसका, सिलेक्टिवली, जो जरूरत चीज है उसे ही एंट्री सेल के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और कोई भी चीज का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो, उसे हम लोग बिखराव यानी डिफ्यूजन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में है, तो गैस में है, उसके बाद लिक्विड में है, थर्ड जो है कि सॉलिड में होता है बिखराव। तो गैस का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घर पे हो और वहां मंदिर में आपने अगरबत्ती लगाया है, तो अगरबत्ती जिधर लगाया है तो उधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, उस रूम का ज्यादा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा, गैस किधर फ्लो होगा, फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में। अगर अपने हॉल में अगरबत्ती लगाया है तो वहां हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, तो उसका जो गैस फ्लो होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, जैसे कि किचन है, बेडरूम है, उस तरफ फ्लो होएगा। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी गैसेस की, अगरबत्ती की, उसकी फ्रेग्रेंस की, वो कहां फ्लो होगा, वो किचन की ओर फ्लो होगा या फिर बेडरूम की तरफ, बेडरूम की ओर फ्लो होगा। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें है, वो गैसेस में है, उसके बाद लिक्विड में है और लास्ट जो कि सॉलिड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग को समझा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। फिर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और छोड़ती है, ऑक्सीजन इनहेल करती है मतलब लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करती है, मतलब
बाहर तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है और ऑक्सीजन इनहेल करती है। तो ये प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। एक मॉलिक्यूल्स का हाई प्रेशर से फ्लो होना लो प्रेशर की तरफ, उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो गैसेस में क्या है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, उसके बाद फॉलोड बाय लिक्विड और लास्ट इज सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह का रेट ऑफ डिफ्यूजन है। सबसे ज़्यादा गैसेस में है, तो हम लोगों ने लास्ट इसमें गैसेस का एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे कि अगरबत्ती हम लोग एक रूम में लगाते हैं तो वो किस तरह से पूरे रूम में फैल जाता है, उसी तरह से हम लोग इसमें लिक्विड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो एक ग्लास या बीकर में हम लोगों ने वाटर लिया, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ केमिकल डाला। तो केमिकल डालने के बाद क्या, इस तरह से केमिकल हम लोगों ने डाला। ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है डिफ्यूज होने के लिए। थर्ड इसमें देख रहे हैं कि धीरे 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 क्या डिफ्यूजन हो रहा है, बिखराव हो रहा है, और लास्ट में देखा कि पूरा केमिकल था वो पूरे पानी में घुल मिल गया है। तो इस तरह का डिफ्यूजन होता है। तो थोड़ा सबसे फास्ट गैसेस का होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिया, एक बीकर लिया, एक बीकर में हम लोगों ने केमिकल को डाला, तो केमिकल का कैसा कलर पूरा वाटर में मिल जाता है। जैसे कि हम लोग ने सेकंड थर्ड इसमें क्या दिख रहा है कि धीरे 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 डिफ्यूज हो रहा है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है ये केमिकल, और पूरे पानी को वो कलर कर देता है, वो बिखराव को बदलाव देखने को मिलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से केमिकल पूरे पानी को घुल मिल गया है। तो पहला डिफ्यूजन किस में होता है, सबसे फास्ट गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और लास्ट होता है जो कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। इनके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत हार्ड होते हैं, मतलब क्लोजली बॉन्ड होता है उनके मॉलिक्यूल्स में। अगर हम लोग ने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख दिया और ऐसे ही 2-3 दिन छोड़ दिया तो धीरे 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 देखेंगे तो वो मिटता है, मतलब डिफ्यूज होता है उस पर, और फिर फाइनली पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाता है, मतलब पूरे बोर्ड को फैल जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में है, गैस में है, सेकंड लिक्विड है, और थर्ड जो सॉलिड है। गैसेस के अंदर क्या मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है, उसके लिए उनका बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। और लिक्विड के अंदर क्या गैसेस से, मतलब गैसेस से थोड़ा कम उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बॉन्ड होते हैं, बट लूजली बॉन्ड होते हैं। तो उसके सेकंड जो आता है वो लिक्विड आता है। डिफ्यूजन ऑफ रेट गैसेस के बाद ज़्यादा है तो लिक्विड में है, और सबसे कम है अगर डिफ्यूजन वो है सॉलिड के अंदर। ठीक है, इस तरह हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का दूसरा पार्ट है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस सेल में भी होता है। जैसे कि डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स जिसमें कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व होता हो, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड, लिक्विड टाइप्स। ठीक है, passes from a solution of a high concentration to the low concentration through a semi permeable membrane। इसे हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन इज इक्वल टू, सोल्यूशन किससे बनेगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता हो, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ये हो गया जैसे कि सॉल्ट, शुगर, शुगर, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्यूट हो गए, सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्वेंट जो लिक्विड पार्ट होता है, जैसा कि वाटर, एग्जाम्पल इस वाटर, वाटर। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऑस्मोसिस को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एक्टिविटी करेंगे। हमें 3 बीकर लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाले बीकर में क्या करना है, हम लोगों को इसके अंदर शुगर सोल्यूशन डालना है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन डालना है,
इसके अंदर नहीं डालना है शुगर सोल्यूशन, और इसके अंदर हमें एक ऐसा ही बीकर रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग वाटर डालेंगे, मीन्स सॉल्वेंट डालेंगे, इसके अंदर फिर किशमिश रेजिन डालेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा प्रोसेस, इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ये क्या था, जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इसका है, रेजिन्स का है, इसका है रेजिन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो है, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा इस प्रोसेस में, इधर हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा। तो इसके अंदर हम लोग का क्या ये है ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, दी मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम दी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर में क्या था, कॉन्सेंट्रेशन कम था, और जो रेजिन्स है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्या है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर का फ्लो किस तरफ होगा, वाटर की फ्लो हाई से लो प्रेशर की ओर फ्लो होगा। रेजिन्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका वाटर जो भी है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन वो फ्लो बाहर होगा, वाटर की ओर होगा। तो उससे क्या होगा, श्रिंकेज होगा, रेजिन्स में श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज, ओके, इधर लिखा भी है। फिर सेकेंड में क्या होगा, इसके अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और रेजिन्स का कम है, या रेजिन्स कम है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा इसके अंदर भी हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। तो इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, रेजिन्स के कॉन्सेंट्रेशंस कम थे, तो उसके कारण क्या होगा, वाटर का फ्लो इस तरफ होगा, लो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। तो वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब रेजिन्स क्या होगा, इधर स्वॉलन होगा, स्वॉलन होगा, क्या होगा, स्वॉलन होगा, ये याद रखना है। हाइपरटोनिक में क्या हुआ था, श्रिंकेज हुआ था। हाइपोटोनिक में क्या होगा, स्वॉलन होगा, फूक जाएगा, क्या होगा, किशमिश फूक जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम, यहां कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर है, इक्वल है। इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन प्लस रेजिन का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, ठीक है, दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर हो जाता है, इसके अंदर ना स्वॉलन होगा ना श्रिंकेज होगा, ठीक है ना, सेम रहेगा। इसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या था, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, रेजिन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, वाटर का कम था, उसके लिए इधर क्या प्रोसेस हुआ, श्रिंकेज हुआ, इसमें क्या हुआ, श्रिंकेज हुआ, और इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड में क्या हुआ, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, रेजिन का कम था, उसके लिए स्वॉलन हुआ, यहां क्या हुआ, किशमिश का या रेजिन्स का स्वॉलन हुआ, फूक गया, इसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर वाटर का और रेजिन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उसके हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, ठीक है। ये था पूरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ये क्या था, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन सिंपल है, क्या होगा, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन को जो भी मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशंस के, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, उसे हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ये डिफ्यूजन का ही दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। अगर आपको समझा है तो क्लियर कीजिए, क्लियर लिख दीजिए, अगर नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि ये समझा नहीं है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ठीक है। इसको समझने के लिए सिंपल है, आप एक एग्जाम्पल या एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। 2 बीकर ले सकते हैं, उसके अंदर आप एक बीकर के अंदर आप सोल्यूशन शुगर डालोगे, उसको पूरी तरह से मिक्स करोगे, और उसके अंदर क्या डालोगे, किशमिश डालोगे, ठीक है। और दूसरे में एक सादा वाटर लेना है, उसमें कम किशमिश डालना है, और उसे आप देख सकते हो, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना।
हम लोगों ने पहले देखे थे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का क्या सिंपल डेफिनेशन है कि उसका जो भी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है हायर से लोअर की ओर फ्लो करता है, उसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। तो दो टाइप्स के होते हैं ऑस्मोसिस के, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस होते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग एंडो ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। इसको हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, मतलब ये प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग दो बीकर लेंगे, दोनों बीकर के अंदर हम लोग पानी डालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रेजिन्स कम रहेगा और वाटर ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या है, बीकर में ज्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं आप लोग को समझने के लिए, इधर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और रेजिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसमें आप बताइए बच्चे क्या होगा, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका स्वॉलन होगा, क्या होगा, स्वॉलन होगा। रीजंस क्या होगा, स्वॉलन होगा, फूक जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर ज्यादा है और रीजंस के अंदर कम है। तो किस तरह से फ्लो होगा वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। तो किशमिश के अंदर या रीजंस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो उसके लिए वाटर इसके अंदर जाता है और किशमिश को या रीजंस को स्वॉलन कर देता है या फुगा देता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया था। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, प्लांट का है। रूट क्या करता है, रूट भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन फॉलो करता है। जैसे कि हमने वाटर डाला तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उसके लिए क्या करता है, सेल क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। तो वाटर का मूवमेंट इनर की तरफ होता है, तभी तो पूरा प्लांट ग्रो होता है ना। तो उसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है, एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है प्लांट में भी, ठीक है। और आप देखे होंगे कि हमारा हाथ जब जब हम बहुत देर तक पानी में नहाते हैं या पानी ज्यादा है, हम लोग रिवर साइड में जाते हैं, उधर हम नहाते हैं पानी में या सी में जाते, तो थोड़ी देर के बाद क्या हम निकलते हैं पानी से नहाने के बाद, तो हमारे हाथ पैर सूजे सूजे होते हैं, स्वॉलन होते हैं। तो क्यों होता है इस तरह का, क्यों के लिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, पानी बहुत ज्यादा रहता है ना रिवर सी या लेक में, तो उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर पानी कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसके कारण हमारा हाथ या पैर पूरा बॉडी स्वॉलन हो जाता है, मतलब सूजा सूजा महसूस करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आप बाहर आते तो नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे धीरे। तो ये हो गया एंडो ऑस्मोसिस का प्रोसेस, प्रूनिंग ऑफ फिंगर्स, ओके। ये याद रखना है, ये बहुत सिंपली है आप लोग को समझने के लिए। ये तीन एग्जाम्पल मैंने बताया है एंडो ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सो ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। दूसरा टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है जो है एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। फर्स्ट हम लोग ने एंडो ऑस्मोसिस देखा था, और इसमें हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस क्या हुआ था, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल हुआ था। इसमें क्या होगा, आउट ऑफ द सेल होगा, ठीक है, सराउंडिंग में जाएगा। तो हमें क्या करना है, दो बीकर लेना है, ठीक है, एक के अंदर शुगर मिलाना है और रेजिन्स डालना है, ठीक है। उसके अंदर रेजिन्स का मात्रा ज्यादा रहेगा उस बीकर में। दूसरा बीकर लेना है जिसमें सादा पानी डालना है, वहां किशमिश कम डालना है। तो क्या होता है, फर्स्ट में क्या था, रेजिन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा है और दूसरे बीकर में कम है, ठीक है ना। जिसमें अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रेजिन्स में है तो किस तरफ फ्लो करेगा वाटर, तो वो फ्लो करेगा बाहर की ओर, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में। रेजिन्स का इधर इधर रेजिन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रेजिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये भी रब कर देता हूं, ठीक है। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो क्या होगा, आपको पता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनता है अगर
कॉन्सेंट्रेशन सेल में या रेजिन्स में ज़्यादा है तो वाटर का फ्लो या मॉलिक्यूल का फ्लो किस तरफ होगा, वो लो प्रेशर की ओर फ्लो होगा। तो यहाँ वही प्रोसेस फॉलो होता है। तो हम लोग इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक्सोऑस्मोसिस इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ हाइपरटोनिक। ओके, तो इसी तरह से सेल में भी प्रोसेस फॉलो होता है। अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और सेल की ज़्यादा हो तो जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल की बाहर जाएगा और सेल क्या होगा, श्रिंकेज होगा। सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंकेज। ओके, ठीक है। तो ये हो गया एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। ओके, डिफरेंट बिटवीन दी एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू दी सेल। क्या होगा इधर, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। इसमें एंडोऑस्मोसिस में याद रखना है, एंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। एंडो बोल दिया तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, ये याद रखना है। एंडो मीन्स वाटर का फ्लो किस तरफ होगा, वो सेल की तरफ होगा। एक्सो मीन्स बाहर होगा, एक्सो, ये याद रखना है, एक्सो आउट। ओके, आउट। ओके, सेल से बाहर की ओर पानी का फ्लो होगा। ड्यू टू दी एंडोऑस्मोसिस द सेल स्वेल्स। द सेल स्वेल्स मतलब इधर स्वॉलन होगा, फूगेगा। एंडोऑस्मोसिस में सेल का फूगन होगा या रीजन्स का फूगेगा, ठीक है ना। ड्यू टू दी एक्सोऑस्मोसिस यहां श्रिंक होगा, एक्सो में श्रिंक। ओके, ये याद रखना है। एंडो स्वॉल, एक्सो श्रिंक्स। ओके, एंडोऑस्मोसिस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने देखा एंडोऑस्मोसिस किस में फॉलो होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक्सोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ओके, दिस इज क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, आपको क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए क्लियर। अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। इसमें डरने की बात नहीं है, आप बिंदास क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगा ताकि आप इजिली समझे और चीज को। ठीक है, इजिली है। एंडोऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर आउट into the cell, flow of water into the cell। एक्सोऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। इधर स्वॉलन होगा एंडोऑस्मोसिस में, एक्सोऑस्मोसिस में श्रिंकेज होगा। एंडोऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा और एक्सोऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए याद रखने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि एंडोऑस्मोसिस किसका, कौन से सॉल्यूशन का है, तो वो हम बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। एक्सोऑस्मोसिस क्यों होता है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। तो उसमें न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था और था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो अभी डिटेल में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो इधर लिया हुआ है द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच the other organelle floats is called the cytoplasm। for example आपने एक कोई ये थैली लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने सब सामान डाला है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, चिपचिपा पार्ट है। ये थैली के अंदर चिपचिपा पार्ट है। ओके, तो ये चिपचिपा पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेल लैंग्वेज में साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये सब जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, सब्जी जो भी हमने सामान लिया है, उसको सेल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। उसके ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में उसके ऑर्गेनेल्स है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। सिस्टोल, अ जेल लाइक सब्सटेंस। तो ये आप साइटोप्लाज्म का डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे सब पार्ट्स दिख रहे हैं ये ऑर्गेनेल्स कहलाता है। और स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो स्ट्रक्चर जो जेली लाइक, इनके अंदर क्या जेली लाइक ये रहता है, सब्सटेंस रहता है। इसे हम लोग जेलेटिन फ्लूइड बोलते हैं या गेलेटिनियस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना।
तो इस पार्ट को, जो चिपचिपा पार्ट है, उसे हम लोग सिस्टोल बोलेंगे। सिस्टोल क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल्स दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनेल्स है, जो ये आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑर्गेनेल्स कहेंगे, ओके। और सब वेरियस साइटोप्लाज्म और कुछ छोटी 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 चीजें हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म इंक्लूजन बोलेंगे, ओके। ये हो गया ओवरऑल साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, उसे हम लोग गिलेटिनियस फ्लूइड बोलते हैं। उसको फिर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास, ठीक है, और सिस्टोल होते हैं साइटोप्लाज्म में, ओके। दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट? होप आपको क्लियर हो, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ने क्या देखा? साइटोप्लाज्म देखा। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, उनका जेली लाइक है, ठीक है। उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग उनका फंक्शन क्या होता है। अभी साइटोप्लाज्म तो कुछ ना कुछ तो फंक्शंस होगा ना, ठीक है। तो पहला फंक्शन है, The cytoplasm is made up of 70 to 80% of water, usually colorless, ठीक है। जेली लाइक जो सब्सटेंस है वो बेसिकली वाटरी टाइप है ना, तो वो 70 to 80% कंटेन करता है, बट वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होते हैं, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? Cytoplasm is made up of 70 to 80% of water, which is usually colorless. सेकेंड पॉइंट क्या है? इट्स कंटेन प्रोटीन्स, तो उसके अंदर प्रोटीन्स कंटेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट, शुगर और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। तो आपको बोलेगा कि उनका फंक्शन क्या है। तो पहला नंबर तो 70 to 80% वाटर कंटेन करते हैं, उसके बाद उनके पास प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं और शुगर होते हैं, ठीक है। और मेन काम है द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, उनका मेन काम है mRNA का जो ट्रांसलेशन होता है इनटू द प्रोटीन्स ऑन राइबोसोम्स ऑकर मोस्टली इन द साइटोप्लाज्म। जो भी mRNA का प्रोसेस फॉलो होता है प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स में, वो साइटोप्लाज्म्स में होता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज अ प्लेस वेयर द सेल एक्सपैंड्स एंड ग्रोथ ऑफ द सेल टेक प्लेस। तो साइटोप्लाज्म ऐसा जगह है जहां की सेल का ग्रोथ होता है और एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शंस है साइटोप्लाज्म्स के बारे में। किसी को डाउट है बच्चे? होप आपको डाउट ना हो। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ पार्ट समझे नहीं है, ठीक है, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स तो हम लोग ने पहले पढ़ा कि सेल होता है कोई भी, तो सेल के अंदर आउटर पार्ट को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मगर हम लोग ने साइटोप्लाज्म में पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म्स में होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये इनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अभी देखते हैं क्या लिखा है इस पे। दी सेलुलर component, sorry, the cellular components are called the cell organelles। तो ये इस तरह का जो भी ये साइटोप्लाज्म्स में ये जो सेलुलर ऑर्गेन के अंदर जो भी पार्ट्स है उसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, दैट इज राइबोसोम। जिसको कोई मेम्ब्रेन नहीं है ऑर्गेनेल के अंदर, वो राइबोसोम्स है, उनके कोई मेम्ब्रेन नहीं आउटर पार्ट का, ठीक है, तो वो राइबोसोम्स है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, तो जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कौन से है? वो वैक्यूल है, लाइजोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके एक मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनके पार्ट्स में एक मेम्ब्रेन होते हैं। डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन वाला कौन से है? वो न्यूक्लियस है, इनके पास दो कवच है। माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास भी दो कवच कुंडल है। और क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, उनको भी दो कवच कुंडल दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो विदाउट मेम्ब्रेन वाला याद रखना है, विदाउट ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, जिनको कोई कवच कुंडल नहीं है, वो राइबोसोम्स है। और सेकंड सिंगल मेम्ब्रेन, जिनको एक कवच कुंडल है ऑर्गेनल वाला, वो है वैक्यूल है, लाइजोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ओके। और डबल, जो ज्यादा प्रोटेक्ट होता है, डबल कुंडल वाले ऑर्गेनल्स कौन से हैं? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये था सेल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, सिंपल रखते एक सेल है, सेल के अंदर आउटर कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जो प्रोटेक्ट करता है सेल को। इंटरनल पार्ट जो है लिक्विड पार्ट है, चिपचिपा पार्ट है, जेल है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो अंदर में जो भी सेल के अंदर जो पार्ट है उसके हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, फिर न्यूक्लियस, फिर राइबोसोम्स। तो ये सब क्या हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए जो कि सेल को फंक्शन करने के लिए काम आते हैं। जैसा अपनी बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या है, अपने हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, तो ये ऑर्गेन्स हो गए। तो वैसे ही सेल के अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ आर सिमिलर, मतलब बहुत ही सिमिलर है, बट कुछ चीज है जो डिसिमिलर है। ठीक है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में होते हैं, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। न्यूक्लियस भी दोनों में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होते हैं, राइबोसोम्स भी दोनों में होते हैं, गोल्गी बॉडीज भी दोनों में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही होते ही हैं, लाइबोसोम्स भी, लाइबोसोम्स इसमें होते हैं, सॉरी प्लांट एनिमल में होते हैं। ठीक है, बट प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। यहाँ सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, बट यहाँ डबल प्रोटेक्शन दिया गया है, सेल वॉल एक एक्स्ट्रा अस्त्र शस्त्र आ गया है प्लांट सेल के पास। तो उसीलिए प्लांट सेल आप देखें स्टिफ रहता है ना, एक जगह ही रहता है स्टेबल, बट वो मूव नहीं कर सकता। एनिमल कैसा है कि एनिमल सेल मूव होता है। ठीक है ना, तो ये एक वरदान है एनिमल सेल को। ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। इनके स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए किस तरह से दिखते हैं और कौन से पार्ट्स सिमिलर है वो देख लीजिए, और कौन से पार्ट्स प्लांट सेल में हैं और जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एनालाइज करना चाहिए कि प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, एनिमल सेल्स में कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि प्लांट सेल्स में क्यों प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल सेल्स क्यों एनिमल सेल्स होते हैं। तो उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एनिमल सेल्स के भी कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस तो वो परफॉर्म होता है। तो ये छोटा सा मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंस है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, तो डिफरेंस बिटवीन क्या है। ठीक है, पहला प्लांट सेल्स बोथ आर यूकैरियोटिक, दैट इज करेक्ट, दोनों यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं, अमीबा होते हैं, पेरिमीशियम होते हैं, बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बट एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, दिस इज क्लियर। फिर बिगर इन साइज, तो प्लांट सेल ऑफ कोर्स बिगर इन साइज होते हैं। जैसे कि आप कंपेयर करें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, तो प्लांट देखिए हमेशा कितना कितना लंबा चौड़ा होता है ना, और एनिमल सेल्स हम लोग खुद देख सकते, हम लोग प्लांट से कितना छोटा होते, तो ऑफकोर्स उनके सेल्स बड़े होंगे और एनिमल सेल्स के सेल्स छोटे होंगे। लिमिटेड मूवमेंट, तो उनका मूवमेंट नहीं होता है, प्लांट का मूवमेंट जरा भी नहीं होता है। वो हो सकता है तो हवा विंड आया तो अपनी जगह पे ऐसा करते हैं, मूवमेंट थोड़ा होता है, बट चल नहीं सकते हैं ना। सेल कैन मूव, एनिमल सेल्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे लायन, टाइगर, हम लोग खुद, डॉग वगैरह, तो ये सब क्या एनिमल में आ जाते हैं, तो ये सब मूव होते हैं, इनके सेल्स मूव होते हैं। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल्स आर प्रेजेंट, तो इनमें प्लांट सेल्स में स्पेशल चीज होता है जो कि सेल वॉल होता है जो प्रोटेक्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स होता है उनके पास, और एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ये सब चीज नहीं होते हैं। वैक्यूल लार्ज साइज में होता है, वो 90% वैक्यूल होते हैं क्योंकि उनको वाटर की जरूरत होता है प्लांट को ज्यादा, और वैक्यूल हम लोग को कम होता है, साइज उनका कम होता है। रिजर्व द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, हम लोग रिजर्व करते हैं फूड स्टार्च में। रिजर्व द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रिजर्व या रिजर्व करते हैं फूड को।
ठीक है, रिजर्व। न्यूक्लियस लाइज एट द पेरिफेरल, तो न्यूक्लियस किधर होता है, एक कोने में होता है, पेरिफेरल जगह पे होता है। और हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, हमारा सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो आप इसको गो थ्रू कर दीजिए। अगर एग्जाम में पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का डिफरेंस क्या होता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटोनमी ऑफ एनिमल सेल्स, तो ये आप डायग्राम देख लीजिए और समझिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं एनिमल सेल्स में। राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, फिर गोल्गी अपैरेटस, लाइबोसोम्स, ये सेंट्रीसोम्स है, ठीक है, और ये साइटोस्केलेटन्स। तो ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स हैं, या इन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एटोनमी ऑफ एनिमल सेल्स है। अभी हम देखेंगे एटोनमी ऑफ प्लांट सेल्स के बारे में। प्लांट सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम जो कि एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में 90% होते हैं, बट एनिमल सेल्स में बहुत कम होते हैं। सेल वॉल जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में नहीं होते। गोल्गी बॉडी दोनों में पाए जाते हैं, चाहे एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल्स हो। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। पेरियोसोम्स, ठीक है। तो ये हो गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स, या बोल सकते एटोनमी ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ये क्लियर रहना है, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, वो ब्रेन है, ठीक है। उसी तरह से जो पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के ये डायग्राम है, इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं धागे सरिका, तो इसे हम क्रोमोटीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन बोलते हैं, ठीक है। जो आप ये सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और जो ये खाली जगह दिख रहा है आपको, स्टिकी पार्ट्स रहेगा, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये बाहर की कवरिंग दिख रही है उसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और जो बीच में जो आप ये दिख रही है गैप छोटे छोटे, उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोटीन होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स होता है, और न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि कवरिंग करता है न्यूक्लियस को, ठीक है। ये डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन वाला है। क्या है, डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। न्यूक्लियस इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड सेल्स है, ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। याद रखना है कि न्यूक्लियस किधर होता है, एनिमल सेल्स में सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट प्लांट सेल में पेरिफेरल साइड या कोने में न्यूक्लियस को देखा जाता है, ठीक है। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल, तो ये क्या है, सेल, ये सेलुलर कंपोनेंट है, मींस पूरा गोल आकार है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पूरा सर्कुलर है या राउंड है बोल सकते हैं। लार्ज इन साइज, पूरे सेल ऑर्गेनल्स में यही ऑर्गेनल्स बड़े होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, हमने वही बात किया अभी, इट इज अ डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन। तो मैंने पहले ही बोला कि ये डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन होता है, के अंदर डबल कवच कुंडल होते हैं, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियस बोलते हैं जो कि पूरे सेल्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। सो ये डायग्राम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिराइव कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमोटीन्स, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियलस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज द फर्स्ट, ओके। जो ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जो ये डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन है, उसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर लेयर, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, कवर द न्यूक्लियस, प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस, ओके। ये क्या करता है, एनवेलप प्रोटेक्ट करता है। सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सेपरेट, और न्यूक्लियस को सेपरेट कौन करता है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप करता है। पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियस पोर, तो जो ये न्यूक्लियस पे आप साइड में देख रहे हैं, इसे हम लोग पोर बोलते हैं। इस तरह का जो देख रहे हैं आप, ये पोर्स है। क्या है, पोर्स है। तो इसे हम लोग न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं।
ठीक है, पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं। परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द, यही पोर्स क्या करता है, जो भी मटेरियल आना जाना है तो ये पोर्स के थ्रू आता है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये लिक्विड पार्ट देख रहे हैं ये पूरे न्यूक्लियस में, तो उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, और ये किससे कवर होता है, वो न्यूक्लियर पोर से कवर होते हैं। ठीक है, तो ये था दो स्ट्रक्चर हम लोग ने पढ़े इसके बारे में, और आगे हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, कंटेन विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किधर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इन अ डेंस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होते, इसमें कुछ कवच कुंडल नहीं होते न्यूक्लियोलस में। कंपोज ऑफ आरएनए, ये किससे कंपोज होते हैं न्यूक्लियोलस, आरएनए से होते हैं और प्रोटीन से होते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस कंटेन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, उनके अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, विच आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, वो पार्ट है क्रोमोसोम्स के। ठीक है, with the genes of ribosome synthesized on them. Nucleolus disappear when the cell undergoes, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर होता है जब भी सेल डिवीजन फॉर्म होता है, वापस सेल डिवीजन खत्म होने के बाद वापस रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्लियरली सेल डिवीजन के बारे में समझेंगे। ठीक है, फोर्थ जो पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स है। न्यूक्लियस इज द ऑर्गेनेल्स दैट इज द हाउस ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियस क्या है, हाउस ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक घर है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, तो क्रोमोसोम स्ट्रिंग की तरह होता है, जो कि डीएनए और हिस्टोन्स है ना, कॉल्ड क्रोमोटिन, ये इसको क्रोमोटिन बोलते हैं। क्रोमोसोम्स जो आप इसमें अगर आप लास्ट टाइम के देखेंगे तो इस तरह से धागे सरीखा, मैं डायग्राम बता के बताता हूँ। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह से ये होते हैं ना, ये क्या हो गया, क्रोमोटिन फाइबर्स, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यही डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए होते हैं ना। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जो डीएनए क्या काम आता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के टाइम ये डीएनए ही डिफाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के बारे में। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा न्यूक्लियस का, अभी हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट कंट्रोल दी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, तो यही प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स होता है सॉरी। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, तो यहाँ स्टोरेज ऑफ प्रोटीन और आरएनए होता है इन द न्यूक्लियस। तो ये तीन मेन फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, पहला कंट्रोल ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, और थर्ड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन और आरएनए। ओके, फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, अब पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप समझते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबलेस, इट्स हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग इन फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड। तो स्मूथ रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फैट्स मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक खंबे सरीका होता है, इनका जो ट्यूब्स होते हैं खंबे सरीका होता है। ठीक है, तो इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन में बनाने में काम आते हैं, प्रोटीन्स, एंड कंटेन राइबोसोम्स ऑन द टॉप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो याद रखना है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली लिपिड, स्टेरॉइड्स और फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है ना, याद रखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट, स्टेरॉइड्स और लिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करता है, और उनके टॉप पे जो होता है वो राइबोसोम्स होता है उनपे।
ठीक है, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ। ओके, ये डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, जो यहाँ पे खंबे सरीका देख रहे हैं, ये जो बाम्बू की तरह खड़ा है, ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम आता है? लिपिड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और फैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, और जो ये जो पार्ट है, इस तरह से ये पार्ट है, ठीक है, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ RER कहते हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और ये जो डॉट डॉट पोर्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स। क्या करते हैं? प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि दो इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और फैट मैन्युफैक्चर करते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर क्या करता है? लिपिड्स करता है, स्टेरॉइड्स करता है, फैट्स करता है। और दूसरी ओर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करता है। दिस इज क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इट्स हेल्प्स इन द सिंथेसाइज ऑफ फैट्स, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। तो ये सिंथेसाइज करते हैं फैट्स का, स्टेरॉइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का। सेकेंड है इट्स प्रोवाइड स्पेस फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं तो वो स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन दी साइटोप्लाज्म्स और रेटिकुलम। तो ये इन लोग हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया तो पूरे पार्ट्स को सप्लाई करना है, तो ये ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। ठीक है, फिर है सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग मेम्ब्रेन एंड दिस इज प्रोसेस कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये जो इनके प्रोटीन्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोड्यूस करते, चाहे स्मूथ हो या रफ हो, तो उनके प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उनको मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए, या कोई भी मेम्ब्रेन हो उनको बिल्ड करने के लिए, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द मेम्ब्रेन, जो भी मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में काम आए, उस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, या आप अंडरलाइन कर लीजिए या ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो ये थे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर दो कवच कुंडल होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम्स होते हैं, क्रेस्टे होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, डीएनए होता है, और होता है ग्रैन्यूल्स। ओके, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम किस तरह रॉड शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन। मैंने ऑलरेडी बोला हूं कि ये डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल है बाबा। ठीक है ना, डबल डबल कवच कुंडल वाला। इसके अंदर क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पावर जनरेट करता है ना। अगर किधर भी पावर चाहिए आपको पूरे बॉडी में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हमें पावर मिलता है, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। चाहे कौन सा भी सेल हो, चाहे ब्रेन सेल्स हो, हैंड सेल्स हो, अभी काम कर रहे हैं तो हमें ताकत, बोल रहा हूं मैं, तो वो वहां माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? मुझे पावर दे रहा है बोलने के लिए। ठीक है ना, पढ़ाने के लिए पावर दे रहा है। ब्रेन है, ब्रेन में क्या चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके कारण ही मैं सोच पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं। ठीक है ना, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके लिए हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दी आउटर मेम्ब्रेन्स इज पोरस। जो उनका आउटर मेम्ब्रेन्स क्या होता है? पोरस होता है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन्स इज डीपली फोल्डेड। आप इस तरह से इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि फोल्डेड है ना, इस तरह से
किस तरह देखिए फोल्डेड है, तो इनका स्ट्रक्चर फोल्डेड है, बेसिकली रॉड शेप के होते हैं। दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एटीपी जनरेटिंग केमिकल, तो एक केमिकल जनरेट होता है एटीपी, ठीक है, जिससे हमें पावर मिलता है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बिफोर दिस वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज कॉल्ड दी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लाइन है, इट इज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ द सेल और ऑफ स्टोरेज बैटरी, ठीक है। क्यों कहता है स्टोरेज बैटरी, आपको पता है, क्योंकि ये एनर्जी क्रिएट करता है हमारी बॉडी के लिए, तो इसीलिए हम इसको पावर हाउस बोलें या स्टोरेज बैटरी बोलें। ये है फंक्शंस, मेन फंक्शंस। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या करता है इनका मेन फंक्शन, प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी, ठीक है। इसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म बोलेगा तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। इट हैज ओन डीएनए, इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो मैंने हाईलाइट कर दिया है उसे आपको याद रखना है, एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाता है। एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, तो उसे एटीपी के रूप में या फॉर्म में वो स्टोर करता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी इज यूज्ड टू मेक न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो एटीपी जो स्टोर्ड है तो उनका काम क्या है, न्यू केमिकल कंपाउंड बनाता है और उन्हें मैकेनिकल के रूप में काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो माइटोकॉन्ड्रिया मुझे एनर्जी दे रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ से मैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, जैसे बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, है ना, मूवमेंट कर पा रहा हूँ। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा सेल का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला तो न्यूक्लियस है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है स्टूडेंट? होप आपको क्लियर हो, और अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए कि ये सर डाउट है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए तो वी कैन हेल्प यू आउट। ओके, चलिए ठीक है। गोल्गी एपेरेटस, तो ये गोल्गी एपेरेटस कैसे नाम पड़ा, वो एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्गी, उनके नाम पे ही ये गोल्गी एपेरेटस पड़ा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पहले हम पढ़ रहे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, वो एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जनरेट हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे ऑर्गन के पास जाने के लिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरे को पैर की एनर्जी ज़रूरत नहीं है अभी, तो जो भी एनर्जी पैर में है वो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी ना कहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ तो वो बोलने पे जो एनर्जी वहाँ स्टोर्ड है वो एनर्जी शिफ्ट करेगी, वो मेरे माउथ तक लेकर आएगी। तो मैं बोलूँगा, देख रहा हूँ तो देखूंगा, तो वहाँ एनर्जी यूज़ हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ तो सोचूंगा, तो वहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है। जहाँ की एनर्जी नहीं अभी यूज़ होने के लिए, तो वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लाता है और उसके थ्रू हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काम ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली काम किसका है, तो वो गोल्गी एपेरेटस का है। ओके, इट इज ट्यूबलेस, ट्यूब की तरह दिखने वाला मेम्ब्रेन है ना। मेम्ब्रेन बॉन्ड एसिकल्स फ्लैटन सैक, एक सैक की तरह है, बोरी की तरह लग रहा है ना। पैरेलल है, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक, एक थप्पी की तरह है ना। आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं ये किस तरह से ये सैक की तरह अरेंज किया गया है, पैरेलली है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव अ कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, तो ये मेम्ब्रेन क्या कनेक्शन बना के रखते हैं ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन। तो क्या हो गया, ये अटैच होते हैं इससे, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो भी एंडोप्लाज्मिक रफ हो या स्मूथ हो, जो भी प्रोटीन्स
प्रोड्यूस करते हैं या फैट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो गोल्गी एपरेटस अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये है गोल्गी एपरेटस और इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं, ये ट्यूब की तरह होते हैं, इनके मेम्ब्रेन में वेसिकल्स होते हैं, फ्लैटन सैक की तरह दिखते हैं और अरेंज पैरेलली रहते हैं। ठीक है, और जस्ट गोल्गी अपने जस्ट इसके बाजू में रहते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू में ही ये गोल्गी बॉडीज को देखा जा सकता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपैरेटस, अभी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। द लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैक्ड एट अ गोल्गी बॉडी। ठीक है, जो भी प्रोटीन और लिपिड्स जो सिंथेसाइज हुआ है, जो बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पैक्ड होगा गोल्गी बॉडी में। ठीक है, वहां पैक होगा, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनसाइड द एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट वहां। ठीक है, एक मैन्युफैक्चर किसने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया, लिपिड को किया, प्रोटीन्स को किया, तो उसको पैक किसने किया, गोल्गी बॉडी ने किया। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट का काम वही करेगा, गोल्गी बॉडी करने वाला है। ट्रांसपोर्ट दी मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, तो इनसाइड और आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करेगा जो जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनल्स को। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, तो पहला फंक्शंस क्या है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एट द वेसिकल। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर इज मेड इनटू सिंपल शुगर इन दी गोल्गी एपरेटस। अगर शुगर बना है तो उसे कॉम्प्लेक्स बना है, उसको सिंपल करना है, तो गोल्गी बॉडीज अपने हिसाब से सिंपल शुगर कर देता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन याद रखना है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन मेन फंक्शन है गोल्गी एपरेटिस या गोल्गी बॉडी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, बेसिकली जो भी वेस्ट मटेरियल्स अगर सेल्स में प्रेजेंस है उन्हें ये करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टाइनी ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो इनके पास एक अजीबो तरीके सा कुछ केमिकल होते हैं। ठीक है, उसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। दीज आर द सिंगल बॉन्ड मेम्ब्रेन, तो ये एक सिंगल कवच कुंडल वाला मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ केमिकल जो अजीबो गरीब है, एंजाइम्स बोलते हैं इनको, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसी से वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ लाइबोसोम्स, इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लाइबोसोम्स, तो द मेन फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। तो इनका मेन फंक्शंस क्या है, डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी सेल्स में प्रेजेंस है तो वो डाइजेस्ट करना है, क्लीन करना, ये लाइबोसोम्स का मेन काम है। These helps to keep the cell clean by digesting the foreign material as well as a want out of the cell। कुछ भी कचरा है या कुछ भी सेल में खराब हो गया है, उसे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना काम है इसका लाइबोसोम्स का। ठीक है, द लाइबोसोम्स हैव अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, इसकी कारण ही लाइबोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, मेन काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करना इनका मेन काम है, इसीलिए इनका नाम पड़ा सुसाइडल बैग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लास्टिड्स, कलर ऑफ द प्लांट सेल्स। ओके, सो प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन plant cells, not in animal cells. Okay, these are the structures of the plastids। तो उनमें आउटर मेम्ब्रेन होते हैं प्लास्टिक्स में, लैमेला, ग्रैनम आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और डीएनए, खुद के डीएनए होते हैं, और राइबोसोम्स होते हैं उनके पास। ठीक है, तो इनमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं प्लास्टिड्स के, पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज अ वाइट पार्ट और कलरलेस प्लास्टिड्स, और क्रोमोप्लास्ट ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। आप हमेशा देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस किससे होता है, ग्रीन लीफ से होता है, जो उन्हें फूड मिलता है प्लांट को ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के लिए। लाइक दी माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिड्स के अंदर खुद के राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी प्लास्टिड्स। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स क्या है? Chromoplast and a chloroplast are the important for the photosynthesis, making the food for the plant. तो प्लास्टिड्स का बेसिकली मेन काम यही है कि फूड प्रोड्यूस करना और पूरे प्लांट को देना, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये प्रोसेस में आ जाते हैं, जहाँ की फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाते हैं और पूरे प्लांट को देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, इट इज द स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? उनका काम है स्टोर करना, किसका? स्टार्च का, ऑयल्स का, प्रोटीन्स का। तो इनका मेन काम स्टोरेज का है ल्यूकोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने में योगदान देते हैं और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करने में योगदान देता है, ठीक है। तो ये है मेन फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड टू मेक द फूड फॉर द प्लांट्स, ओके। ये है वैक्यूलेस के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। वैक्यूलेस आर द स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, ओके। तो हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था कि वैक्यूल का साइज प्लांट सेल्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स में, ठीक है। उनको ज़्यादा मात्रा में वो स्टोरेज करते हैं वैक्यूल्स के अंदर। तो वैक्यूल्स आर अ स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड और द लिक्विड कंटेंट, दिस इज क्लियर। तो स्टोरेज का काम करता है। ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर जो बिगर पार्ट है इसे वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल की साइज है वो छोटी है, स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स, ठीक है। The vacuoles of some plants occupy 50 to 90% of the cell. तो बेसिकली वैक्यूल्स ऑफ अ प्लांट ऑक्यूपाई करता है वो 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सिर्फ ये वैक्यूल स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। बाकी सब उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरल में रहते हैं, बाकी तो कम जगह लगता है, बट वैक्यूल्स ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंस होते हैं, उसके लिए उसको स्पेस ज़्यादा लगता है। तो ये बेसिकली प्लांट सेल्स में ही 50 to 90% पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल्स। अभी इसका फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर लिक्विड एंड सॉलिड कंटेंट। तो ये इंपॉर्टेंट कि स्टोरेज करता है लिक्विड हो या सॉलिड कंटेंट्स को, ठीक है। इट्स कंटेन वाटर, इसके अंदर वाटर्स, अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स विच आर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर दी। तो क्या कंटेन्स करता है? तो वाटर करता है, अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनल एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सब्सटेंस फॉर द प्लांट ग्रोथ, ओके। तो ये चीज़ इनका मेन फंक्शन। पहला स्टोरेज ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सॉलिड या लिक्विड स्टोर करता है। इनके अंदर कंटेन क्या होता है? तो वाटर होता है, अमीनो एसिड्स और वेरियस बहुत प्रकार के जो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, वो कंट्रोल करता है, और सम ऑफ दी प्रोटीन्स भी स्टोर करता है ना, कंटेन होता है इसके अंदर, और ये प्लांट्स को यूज होता है। तो ये था फंक्शंस ऑफ वैक्यूल के बारे में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और देखते रहिए जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन।